हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैपिटल मार्केट को कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक पे ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ। वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ, जब भी कोई अपनी कंपनी के लिए फंड्स रेज करना चाहता है, उसके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इक्विटी या पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप के थ्रू भी वो फंड्स रेज कर सकता है। और सेकंड ऑप्शन उसके पास है डेट, यानी कर्जा लेके भी वो अपनी कंपनी के लिए फंड्स रेज कर सकता है। लास्ट वीडियो में हमने ये वाला पोर्शन डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम ये वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे, यानी डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। नाउ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स क्या होता है। अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एविडेंस ऑफ अ डेट टू द होल्डर। डिबेंचर सिंपली एक डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ होता है, जो ये प्रूव करता है जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है वो एक क्रेडिटर है, और जिसने इस डॉक्यूमेंट को इशू किया वो क्या है, वो डेटर है। यानी कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, टाटा कंपनी है। ओके, इसने डिबेंचर इशू किया और ए ने इस डिबेंचर को खरीद लिया। अब जो ए है, इसने क्या किया, कर्जा दिया किसको, टाटा ग्रुप को। और टाटा ने एक डॉक्यूमेंट लिख के दिया जिसके ऊपर यह सब लिखा है कि ए ने टाटा को क्या दिया, कर्जा दिया। ओके, तो डिबेंचर क्या है, सिंपली आपने याद रखा, डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है जिसके पास ये डिबेंचर होगा, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा, उसने कर्जा दिया है। और जिसने इस डिबेंचर को, जिसने इस डॉक्यूमेंट को इशू किया होगा, वो क्या है, कर्जदार है। उसने किसी से क्या लिया है, कर्जा लिया है। ओके ओके, whether constituting a charge on the asset of a company or not। नाउ, इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है जो हमारे पास डिबेंचर्स होते हैं वो बैक्ड बाय कोलेटरल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। लेट अस सपोज दैट XYZ कोई कंपनी है, इसने डिबेंचर इशू किया और ये इन्वेस्टर है। अब ये इन्वेस्टर जो है, ये इस कंपनी को नहीं जानता है। ये कंपनी कहती है कि हमारे डिबेंचर्स खरीदो, बट ये ए कहता है आप कुछ हमारे पास गिरवी रखो, उसी के बाद हम आपका डिबेंचर खरीदेंगे। जिस तरह से जब हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो हम बैंक के पास क्या रखते हैं, कोई चीज गिरवी रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब कोई अननोन कंपनी होती है या इस कंपनी की रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं होती है, तो हम उसी केस में इस कंपनी का डिबेंचर खरीदेंगे जब वो कुछ सिक्योरिटी हमारे पास रखेगी। और अगर वो कंपनी उस अमाउंट को वापस नहीं लौटा पाई, तो हम उस कंपनी का वो जो उसने हमारे पास गिरवी रखा होगा उसको हम बेच के पैसे वसूल कर सकते हैं। और जो डिबेंचर्स हैं वो विदाउट कोलेटरल भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास कंपनी है टाटा, ठीक है, अगर ये कंपनी डिबेंचर इशू करे तो हम इसको फटाफट से खरीद सकते हैं, बिकॉज हमें टाटा के ऊपर क्या है, ट्रस्ट है कि ये हमारे पैसे वापस जरूर करेगी। ओके, तो जो हमारे पास डिबेंचर्स हैं वो बैक्ड बाय कोलेटरल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यही इस लाइन का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ अ कंपनी आर नॉट। नाउ, अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। Debentures are nothing but documents evidencing debt। डिबेंचर कुछ भी नहीं है, सिंपली एक डॉक्यूमेंट है जो ये शो करता है, क्या शो करता है, कर्जा शो करता है। यानी कि अगर टाटा का डिबेंचर ए के पास है, इसका मतलब
ए ने टाटा को क्या दिया है, कर्जा दिया है। ओके, उसके बाद द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आर ऑलवेज पेएबल एट फिक्स्ड रेट। नाउ जब टाटा ने डिबेंचर इशू किया और ए ने इसको क्या दिया, कर्जा दिया, अब टाटा इसके बदले में ए को क्या देगा, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देगा। ठीक है, और चाहे कंपनी लॉस में हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, जो ए है इसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है, डिबेंचर्स में क्या होता है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द कंपनी में आइदर रिपे द डेट और इवन कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू शेयर्स। ये एक एडिशनल फीचर है डिबेंचर्स का, या तो कंपनी डेट के साथ और जो अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट था और इंटरेस्ट था, वो ए को वापस करे, या अगर ए चाहे तो उसी डिबेंचर को शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है, डिबेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिबेंचर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल, डिबेंचर होल्डर कैन सेल देम ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। जो डिबेंचर्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, वो ट्रांसफरेबल, यानी कि आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। कोई कंपनी है XYZ, इन्होंने फंड्स रेज की थ्रू डिबेंचर्स और इन्होंने इशू किया 1000 रुपीज का डिबेंचर। ओके, और ए है, इसने इस कंपनी का डिबेंचर खरीदा। अब ए क्या करेगा, इस कंपनी को 1000 रुपीज देगा और ये कंपनी इसके बदले में एक डॉक्यूमेंट देगा जिसके ऊपर ये लिखा होगा कि XYZ कंपनी इस ए को कुछ टाइम के बाद, लेट अस सपोज दैट 5 इयर्स, सिंस हमारे पास जो डिबेंचर्स हैं ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट में मैच्योरिटी 1 ईयर से ज्यादा है। ओके, 5 इयर्स के बाद ये कंपनी क्या करेगी, इस ए को 1000 रुपीज वापिस करेगी और XYZ कंपनी इस ए को इंटरेस्ट रेट भी देगी। ठीक है, बट ए को इमीडिएटली पैसों की जरूरत पड़ी। अब ये जो ए है ना, इस डॉक्यूमेंट को बी को भी बेच सकता है और उससे 1000 रुपीज ले सकता है। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, डिबेंचर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल, यानी इनको आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज। जिस तरह से आप शेयर बेच सकते हो, अगर ए ने शेयर खरीदा वो बी को बेच सकता है। इसी तरह से जनरली जो डिबेंचर्स होते हैं वो भी क्या है, ट्रांसफरेबल हैं। ओके, तो ये था हमारे पास डिबेंचर्स। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को हम जनरली क्लासिफाई करते हैं 4 कैटेगरीज में। उनमें से फर्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड। नाउ डिबेंचर्स सिक्योर्ड भी हो सकता है एंड अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। अ सिक्योर्ड डिबेंचर इज वन दैट इज बैक्ड बाय द कंपनीज एसेट। एक सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर है जो बैक्ड होता है किससे, कोलैटरल से। यानी कि अगर XYZ कोई कंपनी है और इसने डिबेंचर इशू किया और ये कस्टमर ए उसी केस में इस कंपनी का डिबेंचर खरीदेगा जब ये कंपनी इस ए के पास कोई चीज गिरवी रखेगी। जब वो गिरवी रखेगी उसको हम कहेंगे सिक्योर्ड डिबेंचर। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है, जब कंपनी कुछ भी गिरवी नहीं रखेगी, ए को इस कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, तो वो क्या हो गया, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर में अगर कंपनी फेल हो गई, वो उतना अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट ए ने XYZ कंपनी को दिया था उसमें वो फेल हो गई, वो रिपेमेंट नहीं कर पाई, जो ए है वो कंपनी के उन एसेट को बेच सकता है जो कंपनी ने एज ए गिरवी ए के पास रखे थे। बट अगर हम बात करेंगे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स की, यहां पे हमारे पास कोई भी सिक्योरिटीज नहीं होती हैं, इसलिए अनसिक्योर्ड डिबेंचर में रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सेकंड हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन हमारे पास 2 टाइप्स के डिबेंचर्स हैं, रेडीमेबल डिबेंचर्स एंड इररेडीमेबल डिबेंचर्स, जिनको हम परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं। नाउ रेडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, वो डिबेंचर्स जिनके ऊपर एक स्पेसिफिक डेट लिखी होती है कि कब कंपनी
उस प्रिंसिपल अमाउंट को वापस कर देगी। जैसे हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिबेंचर है, उसके ऊपर एक फिक्स डेट लिखी होती है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है 24 अप्रैल। ओके, और जो इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं उनके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं लिखी होती है। जैसे यहां पे हमारे पास क्या है, बिल्कुल खाली है, कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं है कि कंपनी कब उस प्रिंसिपल अमाउंट को वापस करेगी। अब यहां पे सवाल उठता है, कंपनी कब वापस करेगी? जब हमने किसी कंपनी को लोन दिया, फिर कंपनी कब वापस करेगी? ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद हो जाए। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी क्या हो जाए, बंद हो जाए, उस टाइम पे कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर्स को वापस कर सकती है, या कंपनी को अपनी चॉइस है, अब कंपनी को यह लगेगा कि मैं कर्जदार हूं, मैं इसको वापस कर दूंगा, तो कंपनी अपनी चॉइस से इररिडीमेबल डिबेंचर्स को वापस कर सकती है। ओके, इररिडीमेबल डिबेंचर्स पे कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं लिखी होती है, बट रिडीमेबल डिबेंचर्स में एक स्पेसिफिक डेट लिखी होती है कि कब कंपनी ने प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स के डिबेंचर्स है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नाउ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है? वो डिबेंचर्स जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और वो डिबेंचर्स जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफेरेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफेरेबिलिटी, डिबेंचर्स कैन बी क्लासिफाइड एज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बियरर डिबेंचर्स। नाउ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होता है? अगर कोई कंपनी, लेट अस सपोज दैट XYZ कंपनी है, इसने डिबेंचर इशू किया और ए ने उस डिबेंचर को खरीदा। जो XYZ कंपनी है वो इस डिबेंचर के ऊपर क्या करेगी? ए का नाम लिखेगी और उस डिबेंचर को अपने रजिस्टर के ऊपर भी क्या करेगी? रजिस्टर करेगी। बट वेयर एज जो बेयरर डिबेंचर है, जब वो इशू होता है, यानी ये कोई डॉक्यूमेंट है, ये क्या है? बेयरर डिबेंचर, इसके ऊपर डिबेंचर होल्डर का कोई भी नाम नहीं लिखा होगा और न ही कंपनी इसको अपने रजिस्टर में रजिस्टर करेगी। ओके, नाउ जो रजिस्टर्ड डिबेंचर है, इसका जो ट्रांसफर होना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज जो ये डिबेंचर है इसके ऊपर नाम लिखा होता है। अगर हमने इसको ट्रांसफर करना है, किसी और को बेचना है, तो हमें कहां से सैंक्शन करना पड़ेगा? जो कंपनी का डायरेक्टर है उससे इस नाम को चेंज करना पड़ेगा। जो रजिस्टर है उसके ऊपर भी एंट्री दूसरी होगी, उसी के बाद जो रजिस्टर्ड डिबेंचर है वो ट्रांसफर हो सकता है। वेयर एज जो बियरर डिबेंचर है उसके ऊपर कोई भी नाम नहीं लिखा होगा, सिंपली जिसके पास भी बियरर डिबेंचर होगा कंपनी उसी को वह पैसे देगी। जब भी उस डिबेंचर का मैच्योरिटी पीरियड होगा, जो भी कंपनी के पास जाएगा, जिसके पास भी ये सर्टिफिकेट होगा, कंपनी उसी को पैसे दे देगी। तो ये थे हमारे पास रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बियरर डिबेंचर्स। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स क्या होता है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, थोड़े बहुत कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे ज्यादातर बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है, बट ऐसा नहीं कि कंपनी बॉन्ड्स को इशू नहीं करती है, लेकिन ज्यादातर जो बॉन्ड्स है ये कौन इशू करती है? गवर्नमेंट इशू करती है। ओके, उसके बाद जब कोई कंपनी बंद हो जाए, सेबी क्या करती है? सेबी एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है। वो ऑफिसर इस कंपनी का मशीनरी, फर्नीचर और जो भी कोई चीजें बची होंगी उस कंपनी का बेच देता है। उसके बाद सबसे पहले रिपेमेंट किसको की जाती है? बॉन्ड होल्डर्स को की जाती है। ओके, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को एंड लास्ट में शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है। तो यह है कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में। बाकी जैसे डिबेंचर्स एक डॉक्यूमेंट होता है और डॉक्यूमेंट जिसके पास होता है उसने कंपनी को कर्जा दिया होता है, इसी तरह से अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बॉन्ड्स के थ्रू फंड्स रेज करेगी और जो भी गवर्नमेंट के उस बॉन्ड को खरीदेगा, जैसे अगर ए ने इस गवर्नमेंट के बॉन्ड को खरीदा,
यानी ए क्या करेगा, गवर्नमेंट को कर्जा देगा और उसके बदले में गवर्नमेंट इस ए को लिख के देगी कि मैंने आपको प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस करना है और कितना इंटरेस्ट रेट देना है। दोनों बाउंड्स एंड डिबेंचर्स में एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जो बाउंड्स हैं वो भी इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट का, इसलिए जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो मोर देन 1 ईयर होगा। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्स, और फर्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ इशूअर, यानी बाउंड्स कौन इशू कर रहा है, आइदर कॉर्पोरेट बाउंड और गवर्नमेंट बाउंड। बाउंड्स या तो कोई कंपनी इशू करेगी या गवर्नमेंट इशू करेगी। नाउ जो बाउंड एक कंपनी इशू करेगी वो काफी हाई रिस्क होगा, बिकॉज किसी कंपनी ने इशू किया है तो उसका जो रिस्क है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गवर्नमेंट बाउंड, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो बंद नहीं हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती है, जो कंपनी है वो खत्म हो सकती है। जैसे रिलायंस है, आज काफी पीक पे है, कल को ये डाउन भी हो सकती है। जो कंपनी का बाउंड है उसमें ज्यादा रिस्क होता है और गवर्नमेंट बॉन्ड में रिस्क कम होता है। हाई कूपन रेट, कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट। नाउ जहां पे रिस्क ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हाई देना पड़ेगा। अगर मुझे कहीं पे रिस्क ज्यादा है तो मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा, उसी केस में करूंगा अगर वो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे। जो लो रिस्क है वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम है, बिकॉज उनको पता है हमारे पास इन्वेस्टर्स आएंगे, खुद ही आएंगे, इसीलिए वो क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रखते हैं, तब भी इन्वेस्टर इनके पास जाते हैं बिकॉज ऑफ लो रिस्क। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिटी। पीरियोडिटी के बेसिस पे बॉन्ड्स को क्लासिफाई किया गया है अनसबऑर्डिनेट बाउंड्स एंड सबऑर्डिनेट बाउंड्स। अनसबऑर्डिनेट बाउंड्स को हम सीनियर बाउंड्स भी कहते हैं एंड सबऑर्डिनेट बाउंड्स को हम जूनियर बाउंड्स भी कहते हैं। नाउ अनसबऑर्डिनेट बाउंड्स क्या होते हैं? इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन दैट मस्ट बी रिपेड बिफोर एनी अदर फॉर्म ऑफ बॉन्ड। वो बॉन्ड्स जिनको सबसे पहले पे किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? अनसबऑर्डिनेट बाउंड्स। और वो बाउंड्स जिनको अनसबऑर्डिनेट बाउंड्स के बाद रिपे किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट बाउंड्स। सबसे पहले किसको रिपे किया जाता है? अनसबऑर्डिनेट बाउंड्स को, उसके बाद टर्न आती है सबऑर्डिनेट बाउंड्स की। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे जो बाउंड्स है वो क्लासिफाई किए गए हैं फिक्स रेट बाउंड्स। फिक्स रेट बाउंड मतलब जहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? फिक्स है। ओके, जैसे अगर हमने कोई बाउंड खरीदा और उसकी मैच्योरिटी 5 इयर्स है तो 5 इयर्स तक जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोटिंग रेट बाउंड्स। फ्लोटिंग रेट बाउंड्स वो बाउंड्स होते हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है? फ्लक्चुएट होता है, यानी कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे अगर हमने कोई बाउंड खरीदा 5 ईयर का, लेट अस सपोज दैट फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट है वो 6%, सेकंड ईयर में मे बी पॉसिबल 7% बन जाए, इसी तरह से चेंज होता जाए, जो भी मार्केट का रेट होगा उसी हिसाब से क्या हो जाए? चेंज हो जाए। उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रेट बाउंड्स। उसके बाद जीरो इंटरेस्ट रेट बाउंड्स। ये वो बाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर जो कंपनी है या गवर्नमेंट वो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। एक्चुअल में ये जो बाउंड्स है ये डिस्काउंट रेट पे खरीदे जाते हैं। जैसे हमारे पास ट्रेजरी बिल्स है, अगर ट्रेजरी बिल 100 रुपए का है तो गवर्नमेंट हमें बेचेगी 90 रुपए का। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद जब इसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, जब मैं गवर्नमेंट को वापस करूंगा तो गवर्नमेंट मुझे क्या देगी? पूरे 100 रुपीज देगी और मुझे प्रॉफिट होगा 10 रुपीज का। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया? ये जीरो इंटरेस्ट रेट बाउंड्स, यानी इन बाउंड्स पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। उसके बाद इन्फ्लेशन लिंक्ड बाउंड्स। इन्फ्लेशन लिंक्ड बाउंड्स क्या होता है? इन्फ्लेशन के हिसाब से जिन बाउंड्स का इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए उनको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन लिंक्ड
बाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के बेसिस पे बाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है कॉलेबल बाउंड्स एंड प्यूटेबल बाउंड्स। नाउ कॉलेबल बाउंड्स क्या होते हैं? वो बाउंड्स जो इश्यूअर को एक राइट देते हैं टू रिडीम और बाय बैक ऑल और पार्ट ऑफ बाउंड बिफोर इट मैच्योर। कॉलेबल बाउंड्स वो बाउंड होते हैं जो इश्यूअर को राइट देते हैं वो कभी भी मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही उस बाउंड को वापस ले सकते हैं। जैसे कंपनी है XYZ, इसने एक बाउंड इशू किया है और ए ने इस बाउंड को खरीदा है और ये कंपनी इसको क्या दे रही है? एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट अस सपोज दैट 7%। ओके, और इसका मैच्योरिटी पीरियड है 7 इयर्स। अब क्या हो गया? 1-2 साल के बाद जो इंटरेस्ट रेट है ऑन एन एवरेज जो मार्केट में है वो 5% हो गया। ठीक है, अब ये जो कंपनी है XYZ ये सोचेगी मैं 7% पे इसको बाउंड्स क्यों दूंगी? ये क्या करेगी? XYZ जो है ए को कहेगी आप मेरा बाउंड्स वापस दे दो और मैं आपके पैसे वापस दूंगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कॉलेबल बाउंड्स। ओके, इसी तरह से हमारे पास प्यूटेबल बाउंड्स। प्यूटेबल बाउंड्स जो राइट देता है वो देता है बाउंड होल्डर को। कॉलेबल बाउंड किसको राइट देता है? कंपनी को जो बाउंड इशू करती है। और प्यूटेबल बाउंड्स किसको राइट देता है? जिसने बाउंड को खरीदा है। लेट अस सपोज दैट XYZ कंपनी है, इसने बाउंड इशू किया और ए ने खरीदा और लेट अस सपोज दैट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7%। ओके, एंड जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 7 इयर्स। ठीक, लेकिन 1-2 साल के बाद क्या होता है? मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, लेट अस सपोज दैट 10%। अब ए सोचेगा मैंने इसका बाउंड खरीदा है और ये मुझे इंटरेस्ट कितना दे रहा है? सिर्फ 7%। मैं इसको बाउंड वापस करता हूं और अपने पैसे वापस लूंगा और मैं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो ये जो राइट ए को मिलता है बाउंड को वापस करने का, इसी को हम क्या कहते हैं? प्यूटेबल बाउंड्स। ठीक है, कॉलेबल बाउंड किसको राइट देता है? कंपनी को जो इशू करता है, इशूअर को राइट देता है। और प्यूटेबल बाउंड्स किसको देता है? बाउंड होल्डर को, जिसके पास बाउंड होता है उसको राइट देता है, वो कभी भी बाउंड को वापस कर सकता है मैच्योरिटी पीरियड से पहले। ये थे हमारे पास डिबेंचर्स एंड बाउंड्स। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।